Jai Hind to one and all. Today I am here with the 9th class SST English medium. In that part we have discussed chapter number 3 drainage yesterday. Now we are going to start the peninsular river. Yesterday we have discussed a lot about Himalayan river. Now we are going to start about peninsular river. Means yesterday means कल हमने स्टडी किया था कि भारत में मेनली 2 टाइप्स की रिवर है, एक है पेनिनसुलर रिवर और एक होती है हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर के बारे में हमने देखा था जैसे ब्रह्मपुत्र, इसके अलावा गंगा और यमुना, कि ये जो साल भर बहती रहती है। क्यों बहती रहती है? क्योंकि इसमें 2 टाइप से पानी आता है, 2 जगहों से पानी आता है। एक तो रेन वाटर आता है इसके अंदर, और दूसरा जो स्नो पिघलती है, हिमालयन माउंटेन से जो स्नो पिघलती है तो वहाँ से भी इसमें पानी आता है, तो इसलिए ये साल भर बहती रहती है, ये इसका कारण है। आज हम पेनिनसुलर रिवर के बारे में देखेंगे। कल हमने हिमालयन रिवर के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा था, आज हम पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द मेन वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुलर रिवर इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट। वाटर डिवाइड कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद होगा आपको वाटर डिवाइड के बारे में। वाटर डिवाइड मतलब एक ऑब्स्टेकल या हाईलैंड, जब कोई सी नदी बहती है तो उसके बीच में एक ऑब्स्टेकल या हाईलैंड आ जाता है, जिसकी वजह से उसका वाटर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम वाटर डिवाइड कहते हैं। तो हमारी जो पेनिनसुलर रिवर है, इसका जो मेन वाटर डिवाइड है वो है वेस्टर्न घाट में। अगर मैं कुछ पेनिनसुलर रिवर की बात करूं तो वो है महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। ये ईस्टवर्ड की तरफ बहती है और बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती है, मतलब वहाँ पर खत्म होती है और वहाँ पर जाके एक डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा को फॉर्म करती है। अच्छा, इसके अलावा ये जो नदियाँ हैं ये छोटी होती है, मतलब इसका जो रिवर बेसिन है वो छोटा होता है एज कंपेरिजन टू हिमालयन रिवर्स। अब आगे बात करते हैं नर्मदा और तापी। केवल 2 नदियाँ ऐसी है जो वेस्ट वर्ड में फ्लो होती है, वेस्ट की तरफ फ्लो होती है, बाकी सारी ईस्ट में फ्लो होती है। अब 1 बाय 1 करके हम इस रिवर्स को समझेंगे, पेनिनसुलर रिवर को समझेंगे। सबसे फर्स्ट है द नर्मदा बेसिन। देखिए, नर्मदा जो है अमरकंटक हिल से स्टार्ट होती है हमारे मध्य प्रदेश में और वेस्ट की तरफ फ्लो होती है, और जब ये सी की तरफ जाती है, मीन्स रिवर जहाँ से स्टार्ट होती है तो खत्म कहाँ होती है? सी में खत्म होती है। तो सी की तरफ जाने के बीच में बहुत सारे पिक्चर स्क्वायर लोकेशंस बनाती है, जैसे कि एक मार्बल रॉक नियर जबलपुर में धुआंधार करके जो जगह है वो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि वहाँ पर ऊपर से जो पानी गिरता है वह झरने का निर्माण करता है, वो भी कहीं ना कहीं नर्मदा का ही वाटरफॉल है। तो इस तरीके से ये पिक्चर स्क्वायर लोकेशंस बनाती है। इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा रिवर्स की वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, और बहुत सारी जो है द नर्मदा बेसिन कवर अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। इसके अलावा जो नर्मदा बेसिन है, इसकी जो नर्मदा रिवर है मध्य प्रदेश का पार्ट और गुजरात के पार्ट को कवर करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तापी बेसिन की। तापी रिवर की हम बात कर लेते हैं। जो तापी रिवर है वो सतपुड़ा रेंजेस में स्टार्ट होती है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कुछ याद आया आपको? आप ये पर्यटक स्थल भी है, जो पंचमढ़ी वगैरह आप घूमने जाते हैं वो सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस में ही आता है। एक टूरिस्ट स्पॉट है पंचमढ़ी, शायद आप लोग गए होंगे, तो वहाँ से सतपुड़ा रेंजेस से स्टार्ट होती है। और इसके अलावा नर्मदा जो नदी है उसके पैरेलल के अंदर ये चलती है। अब ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 3 एरिया से इसका जो रिवर बेसिन है इसको कवर करता है। ओके, तो ये बात हुई हमारी तापी नदी की। आगे हम बात करते हैं गोदावरी बेसिन। अगर हम बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी जो पेनिनसुलर रिवर है उसकी लार्जेस्ट रिवर है, और ये स्टार्ट होती है जो वेस्टर्न घाट के स्लोप है वहाँ से स्टार्ट होती है। नासिक महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है, नासिक जिले से, नासिक डिस्ट्रिक्ट से, वेस्टर्न घाट स्लोप से। और इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद में ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। सारी नदियाँ आपको मालूम है समुद्र में जाके गिरती है, तो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है ये। और इट्स ड्रेन बेसिन इज आल्सो लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर। इसकी जो ड्रेनेज बेसिन है वो भी लार्जेस्ट है। जैसे ये रिवर लार्जेस्ट है तो जाहिर सी बात है इसकी जो ड्रेनेज बेसिन है, इसका जो आसपास का एरिया है वो भी लार्जेस्ट होगा। द बेसिन कवर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र।
ये महाराष्ट्र के पार्ट को कवर करती है, लगभग 50% जो रिवर है वो महाराष्ट्र के पार्ट को कवर करती है और बाकी जो 50% है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के एरिया को कवर करती है। इसके अलावा जो गोदावरी रिवर है ये बहुत सारी नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करती है, जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, वैनगंगा एंड पैनगंगा। तो द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। इसकी जो लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज की मैंने बात करी, लास्ट 3 मतलब वैनगंगा और मंजरा, ये बहुत ज़्यादा लार्ज है। इसकी लेंथ के कारण इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं महानदी नदी की या महानदी बेसिन की। अगर मैं महानदी की बात करूँ तो ये छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से स्टार्ट होती है और इसके अलावा ये उड़ीसा के अंदर आगे बढ़ती है, फ्लो होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। इसके अलावा ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा यहाँ पर भी अपना जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको शेयर करती है। अब हम बात करेंगे कृष्णा बेसिन की। अगर मैं कृष्णा बेसिन की बात करूँ तो इसकी जो स्प्रिंग है महाबलेश्वर से स्टार्ट होती है और तकरीबन 1400 किलोमीटर इसका एरिया है। मीन्स जहाँ से स्टार्ट होती है तो खत्म तक 1400 किलोमीटर का इसका एरिया है। और इसके अलावा द तुंगभद्रा एंड द कोयना एंड द घाट प्रभा एंड द मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम है। ओके, इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। इसकी जो ड्रेनेज बेसिन है ये 3 स्टेट को शेयर करती है, मतलब इस 3 स्टेट्स के अंदर भी ये है। आगे हम कावेरी नदी की बात करेंगे तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी रेंजेस के अंदर स्टार्ट होती है जो कि वेस्टर्न घाट के अंदर है एंड इट रीचेस द बे ऑफ बंगाल, और ये फिर बे ऑफ बंगाल में जाती है। ओके, इसका अगर मैं टोटल एरिया की बात करूँ तो 760 किलोमीटर है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ तो अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, ये सब इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। ओके, इसके अलावा इसका जो ड्रेन पार्ट्स है वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के अंदर भी है, मतलब वहाँ पर भी है जो रिवर्स है वो ड्रेन करती है। इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पर भी है। आगे हम लेक्स की बात कर लेंगे। अभी तक हमने रिवर्स की बात करी, अब हम लेक्स की बात करते हैं। हमने रिवर्स में 2 टाइप्स की रिवर्स देखी, एक तो पेनिनसुलर रिवर देखी और उसके बाद में हिमालयन रिवर्स देखी। अब हम लेक्स की बात कर ले तो लेक्स भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर अपन डल झील की बात करें या डल लेक की बात करें जो कश्मीर के अंदर है, तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा वो टूरिस्ट का अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और इसकी वजह से हमारे देश को जो है फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है और इसके अलावा वहाँ के लोगों का रोजगार भी चलता है। तो लेक्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे जो लेक्स हैं वो आर्टिफिशियल लेक है जो हमने अभी बनाए हैं और बहुत से ऐसे लेक हैं जो नेचुरल लेक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, भारत के अंदर बहुत सारे लेक हैं जिनका सबका साइज अलग अलग है, उनके कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। कुछ जो लेक में हमने बनाए हैं आर्टिफिशियल है, कुछ लेक जो है नेचुरल है। ओके, कुछ लेक ऐसे हैं जो ग्लेशियर का जो पानी आता है, ग्लेशियर की कुछ स्ट्रीम्स वगैरह निकलती है, उसका पानी कहीं एक जगह लो लैंड के अंदर इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ से भी लेक्स का निर्माण होता है, लेक्स बन जाते हैं। इसके अलावा मैंडेरिन रिवर जो फ्लड प्लेन्स के अंदर बहती है, जब वो कट ऑफ हो जाती है एक जगह से तब वहाँ पर भी ऑक्सबो लेक्स वगैरह बन जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से लेक्स वगैरह बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सांबर लेक जो राजस्थान के अंदर है वो एक सॉल्ट वाटर लेक है और उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं सॉल्ट बनाने के अंदर भी होता है। जैसे समुद्र में सॉल्ट बनाने में वाटर का इस्तेमाल होता है, आपको पता ही होगा किस तरीके से समुद्र में सॉल्ट वगैरह बनता है ना। तो वो एक अलग डिटेल हो जाएगी, खैर वो आपको मालूम है, प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ्रेश वाटर लेक्स भी हमारे भारत में और हिमालयन रीजन के अंदर, जो हिमालयन रीजन के अंदर लेक्स है उनका जो पानी है कहीं ना कहीं वो माउंटेन की स्ट्रीम वगैरह से आता है। और इस तरीके से जैसे वुलर लेक है हमारा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण बना है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर जो चेंजमेंट होता है, ये हमने फर्स्ट लेसन के अंदर भी देखा था, हमने डाइवर्जन चेंज और बाकी जो डाइवर्जन बाउंड्रीज वगैरह जो देखा था उसके कारण ये लेक बना है। इसके अलावा डल लेक, भीमतल, नैनीतल, लोकटक, बारापानी, ये कुछ फ्रेश वाटर लेक के एग्जाम्पल हैं। ओके, इसके अलावा बहुत से लेक ऐसे हैं जो हमने जिसको जो मेनमेड है वो हमने उसे बनाए हैं, है ना, नेचुरल नहीं है। तो अभी एक क्वेश्चन आएगा आगे इसी एक्सरसाइज के इसी
लेसन की एक्सरसाइज में उसमें आपको छांटना है, उसमें आपको डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा मेन मेड लेक है और कौन सा जो है नेचुरल लेक है, तो वहाँ वो आपको मैं क्लियर कर दूँगा। इसके अलावा जो लेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होता है ह्यूमन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाटर लेवल को बढ़ा के रखता है। जो वाटर का एक लेवल होता है उसको ये बना के रखता है, बढ़ा के रखता है। नेचुरल ब्यूटी है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और इसके अलावा हाइड्रल पावर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लाइमेट को मॉडरेट करता है। ये सारे के सारे इसकी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट्स हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी की बात करें, मतलब अभी हमने ये सब नदियाँ पढ़ी, हिमालयन रिवर भी पढ़ी और पेनिनसुलर रिवर भी पढ़ी, तो हमारी इकोनॉमी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है उससे कुछ फायदा होता भी है रिवर से कि नहीं होता है? ये खाली ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शन है और एक खूबसूरती और एक हमें अच्छा नजर आता है? देखिए इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। सबसे पहली चीज़ तो ये नेचुरल ब्यूटी है। नेचुरल ब्यूटी के कारण टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है, टूरिस्ट अट्रैक्शन के कारण भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज हमें वहाँ से मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता होगा कि जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन और दुनिया की जो ज़्यादातर सिविलाइजेशन है वो रिवर के किनारे बसी है। तो रिवर का जो किनारा है ये एंशिएंट सिविलाइजेशन का गढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से वो अपनी कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते थे, फसल बोते थे, पानी की जो आवश्यकता है उनकी वो उसको पूरा करते थे। इसके अलावा रिवर का इस्तेमाल करते हैं हम इरीगेशन में, नेविगेशन में, हाइड्रो पावर जनरेशन के अंदर, ये सब उसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भारत में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर के अंदर। यू नो वेरी वेल दैट इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। ओके, तो ये इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स है जो कहीं ना कहीं रिवर्स को हम कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टूरिस्ट अट्रैक्शन है, फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलता है। टूरिस्ट अट्रैक्शन के अलावा हाइड्रो पावर हम वहाँ पर बना सकते हैं, इरीगेशन कर सकते हैं, और हमारा जो डेली डे यूज़ का जो वाटर का जो सप्लाई है वो कर सकते हैं। आपको पता होगा हमारा जो पानी का सप्लाई है देवास का वो शिप्रा नदी वगैरह से होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो डेली डे यूज़ में आने वाला जो पानी वहाँ का जो सप्लाई है हम इससे कर सकते हैं। अब अगर मैं रिवर पोल्यूशन की बात करूँ तो हमारे देश में एक बड़ी समस्या है, रिवर पोल्यूट होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो रिवर्स के अंदर हम थ्रो कर देते हैं। इसके अलावा हमारा जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसमें थ्रो कर देते हैं, या जो मेडिकल वेस्ट है वो उसके अंदर थ्रो कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इससे पॉल्यूट होती जा रही है। अच्छा, हालांकि रिवर के अंदर एक क्षमता होती है, एक लेवल तक की क्षमता होती है कि वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, रिन्यू हो जाती है। रिन्यू हो जाती है मतलब अपने जो गंदगी है उसको शुद्ध करती है। जैसे गंगा नदी के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं उसमें गंदगी आती है उसको रिन्यू करती है। लेकिन कितना रिन्यू करेगी? जितनी मात्रा के अंदर हम मेडिकल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट और बाकी की जो चीज़ें हम उसमें डाल रहे हैं तो कितना रिन्यू करेगी? उसकी क्षमता है, ताकत है। जैसे कि आप में वज़न उठाने की ताकत है, मैं ज़्यादा अगर वज़न रखूँगा तो थोड़ी उठा पाएंगे आप। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ है, तो हमें इसका प्रयास करना चाहिए। आपने देखा होगा गंगा या बहुत सी जो नदी है उसके लिए प्रोजेक्ट लाया जाता है कि गंगा में सफाई का प्रोजेक्ट या बाकी नदियों को साफ करने का प्रोजेक्ट लाना है। क्यों प्रोजेक्ट लाया जाता है? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पॉल्यूट हो गई कि ऑटोमेटिकली अब उसको रिन्यू नहीं कर पाएंगे उस गंदगी को या उस वेस्ट को। तो आज के लिए बस इतना ही। अब ये जो लेसन नंबर 3 है ड्रेनेज, इसके जो स्नैपशॉट्स वगैरह हैं और इसकी जो एक्सरसाइजेस है वो मैं आपको अभी प्रोवाइड करूँगा। वो आपको इसकी कॉपी कंप्लीट करना है। दिस इज योर टुडेज होमवर्क। आपको ये कॉपी बनाना है, लेसन नंबर 3 ड्रेनेज के अंदर लिखना है। ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।